एसएसटी पेपर 2 की 7वीं श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है। हेलो फ्यूचर टीचर्स, कैसे हैं आप सभी। और आज फिर एक बार अब की बार सीटेट बार की क्लास में आप सभी का स्वागत है, जिसमें आज हम फिर से रोशनी डालेंगे एनसीईआरटी के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे, जो कि आने वाले सीटेट एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा नेसेसरी है। तो चलिए बिना एनी फर्दर डिले स्टार्ट करते हैं हम आज की क्लास पॉइंट नंबर 1 के साथ। फैक्चुअल क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। एनाकोंडा विश्व का सबसे बड़ा सांप उष्णकटिबंधीय वर्षावन में पाया जाता है। यानी कि बहुत लोगों को ये तो पता होगा कि जो एनाकोंडा है वो वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट स्नेक है, लेकिन ये कहाँ पाया जाता है? तो ये उष्णकटिबंधीय वर्षावन में पाया जाता है। और यह मगर यानी कि क्रोकोडाइल जैसे बड़े जानवर को मारकर खा सकता है। चलेंगे पॉइंट नंबर 2 की तरफ। पॉइंट नंबर 2 में हम डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट घास स्थल यानी कि ग्रासलैंड के बारे में डिस्कस करेंगे कि ये कहाँ पाया जाता है और इसकी क्या खासियत है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे उष्णकटिबंधीय घास स्थल की। इसमें 2 घास स्थल इंपॉर्टेंट है। पहला है पूर्वी अफ्रीका का सवाना घासलैंड और दूसरा है हमारे पास ब्राजील का कंपोस्ट। तो अगर आपसे पूछे सवाना ग्रासलैंड कहाँ है, पूर्वी अफ्रीका के अंदर, ईस्ट अफ्रीका, और अगर हम बात करें कंपोस्ट की तो वो ब्राजील के अंदर हमें मिलता है। अब हम बात करेंगे शीतोष्ण कटिबंधीय घास स्थल की यानी कि टेम्परेट ग्रासलैंड की। तो ये इसमें कुछ स्टेट्स के नाम दिए गए हैं, कुछ कंट्रीज के नाम दिए गए हैं और वहां पाए जाने वाले ये कुछ इंपॉर्टेंट घास स्थल है। सबसे पहले हम बात करेंगे अर्जेंटीना की। तो अर्जेंटीना में क्या पाया जाता है? पंपास घासलैंड पाया जाता है। बात करें उत्तरी अमेरिका की तो उत्तरी अमेरिका में प्रेयरी पाया जाता है। दक्षिण अफ्रीका के अंदर वेल्ड है। वहीं बात करें मध्य एशिया की तो मध्य एशिया के अंदर स्टेपी आता है। और अगर हम बात करें ऑस्ट्रेलिया की तो ऑस्ट्रेलिया के अंदर डॉन ग्रासलैंड आता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, इसको पेन डाउन कर लेना है आप सभी ने। बढ़ेंगे अगले पॉइंट नंबर 3 की तरफ और यहाँ हम डिस्कस करेंगे महासागर धाराएं के बारे में। महासागर के अंदर नियमित रूप से जो बहने वाली जल की धाराएं हैं उनको हम क्या कहते हैं? ओशियनिक करंट यानी कि महासागरीय धाराएं। बात करें नेक्स्ट पॉइंट की। सामान्यतः जो गर्म महासागरीय है, अब देखिए जो करंट होता है वो 2 तरह के होते हैं। कौन कौन सा? एक होता है हॉट करंट और दूसरा होता है हमारे पास कोल्ड करंट। तो हमसे पूछा गया जो भूमध्य रेखा के निकट उत्पन्न होती है यानी कि ये जो इक्वेटर लाइन है इसके आसपास जितनी भी करंट होती हैं, जितनी भी धाराएं हैं, ये सब क्या है? रेड है। यानी कि ये सब आपको कैसे दिखेंगी? ये सारी की सारी कैसी हैं? गर्म हैं। जो हमें इक्वेटर यानी कि भूमध्य रेखा के आसपास जितनी धाराएं होती हैं इनको हम क्या कहते हैं? गर्म धाराएं कहते हैं। वहीं बात करें ठंडी धाराओं की तो जो पोल्स के पास यानी कि जो ध्रुवों की तरफ से आती हैं वो कैसी होती हैं? ठंडी धाराएं यानी कि कोल्ड करंट होती हैं। बात करेंगे पॉइंट नंबर 5 की, जो कि हमसे क्या कहता है? जो लेब्राडोर है, ठीक है, डायग्राम की हेल्प से देख सकते हैं। ये रहा लेब्राडोर, ये उत्तरी अमेरिका के पास। ये कैसी है? शीत है यानी कि ठंडी है। शीत क्यों है? क्योंकि भाई ऊपर से आ रही है। तो अभी मैंने आपको बताया जो ऊपर से आ रहा है वो कैसा है? कोल्ड यानी कि ठंडा है। जबकि बात करें गल्फ स्ट्रीम की तो ये कैसी है? गर्म है। तो यहाँ आप देख सकते हैं ये रहा हमारा गल्फ स्ट्रीम और ये कैसी जलधाराएं हैं? ये गर्म जलधारा है। तो आपको याद करने की जरूरत नहीं है, बस आप इनके लोकेशन को पहचान लो। जो ऊपर की तरफ से आ रही हैं ऑलमोस्ट वो सभी क्या होती हैं? ठंडी धाराएं। जबकि जो इक्वेटर विषुवत रेखा के आसपास जो धाराएं बहती हैं उनको हम क्या कहते हैं? गर्म जलधाराओं का नाम देते हैं। बढ़ेंगे अगले पॉइंट नंबर 6 की तरफ। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जिस स्थान पर गर्म एवं शीत जलधाराएं मिलती हैं यानी कि वो जगह जहां पे हॉट प्लस में कोल्ड करंट मिलता है, ये वाली जो जगह है ये फिशिंग के लिए एक बेस्ट जगह माना जाता है। यानी कि मत्स्य पालन के लिए, मत्स्य यहाँ पे मछलियां सबसे ज्यादा मिलती हैं। उदाहरण की बात करें तो जापान के जो आसपास वाला एरिया है, वही उत्तरी अमेरिका के जो पूर्वी तट है, यहाँ पे सबसे ज्यादा मछली पाई जाती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे गर्म और ठंडी दोनों जलधाराएं आपस में मिल जाती हैं। बात करेंगे अगले पॉइंट नंबर 7 की।
ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जहां अभी हमने देखा कि एक तो फायदा है, जो जो मछली पकड़ते हैं उनको वहां पे अच्छी खासी मछलियां मिल जाती हैं हॉट और कोल्ड करंट के मिलने से। वहीं बात करें जहां गर्म और ठंडी जलधाराएं मिलती हैं, वहां एक डिफिकल्टी भी है। क्या है डिफिकल्टी? कि वहां का जो मौसम है वो फॉग यानी कि कोहरे जैसा मौसम बनाता है, और जहां कोहरा होगा वहां पे नाव चलाने में डिफिकल्टी फेस करनी होगी। किसको? नाविक को। बात करेंगे पॉइंट नंबर 8 की। स्थल की ऊंचाई एवं वनस्पति की विशेषता एक दूसरे से संबंधित है, यानी कि जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे अलग अलग प्रकार की वनस्पति हमको देखने को मिलती है। यानी कि ऊंचाई में परिवर्तन के साथ साथ क्या हो रहा है? जलवायु में चेंज हो रहा है, और अगर जलवायु में चेंज हो रहा है तो प्राकृतिक वनस्पति में भी बदलाव आता है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, मैदान में क्या है? जलवायु नॉर्मल होती है, तो यहाँ पे लगभग सभी प्रकार के जो पेड़ पौधे हैं उगते हैं। वही थोड़ा ऊपर चले जाए, पहाड़ों पे चले जाए, पठारों पे चले जाए, तो यहाँ पे क्या है? अलग अलग प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। क्यों? क्योंकि ऊंचाई में परिवर्तन होने से जलवायु में चेंज होता है, और जैसे जैसे जलवायु, क्लाइमेट, मौसम, वेदर, ये सभी चीजें चेंज होती हैं, इनडायरेक्टली हमारा जो प्राकृतिक वनस्पति है वो भी बदल जाता है। बात करें पॉइंट नंबर 9 की। वनस्पति की जो वृद्धि है, ग्रोथ है, किस पे डिपेंड करता है? वो टेम्परेचर और नमी यानी कि आर्द्रता यानी कि ह्यूमिडिटी पे डिपेंड करता है। इसके अलावा कि ढाल कैसी है, यानी कि मैदानी एरिया है, पठारी एरिया है या पर्वत है, इस पे भी डिपेंड करता है। और जो मिट्टी की परत की मोटाई है, इस पे भी डिपेंड करता है। तो ये सारे फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हैं किसके लिए? वेजिटेशन यानी कि वनस्पति की वृद्धि, ग्रोथ के लिए। बढ़ेंगे अगले पॉइंट नंबर 10 की तरफ, जिसमें हम बात करेंगे उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन के बारे में, जिसको हम क्या कहते हैं? डिसीडियस फॉरेस्ट। ठीक है, तो ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? भारत, उत्तरी ऑस्ट्रेलिया और मध्य अमेरिका के बड़े हिस्सों में ये पाए जाते हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट एरियाज हैं। इसमें कौन कौन से वन पाए जाते हैं? इसमें आपको देखने को मिलेंगे साल के पेड़, सागवान के पेड़। तो ये भी पूछा जाता है कि ये जो साल का पेड़ है ये किस प्रकार का वन है, तो बता देना है आपको, क्योंकि अब आपने पढ़ लिया है, जान लिया है, चीजों को समझ लिया है, तो आपको बता देना है कि ये उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन का उदाहरण है। वहीं बात करें, अगर आपसे ये पूछा जाए कि उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन में कौन कौन से जानवर पाए जाते हैं, तो आपको बताना है बाघ, शेर, हाथी, गोल्डन लंगूर, ये थोड़ा यूनिक है, इसको पेन डाउन कर ले, और बंदर। बात करें अगले पॉइंट नंबर 11 की। यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे शीतोष्ण सदाबहार। शीतोष्ण का मतलब टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट। ये कहाँ पाए जाते हैं? तो ये सभी महाद्वीप के यानी कि जितने भी कॉन्टिनेंट हैं उसके पूर्वी यानी कि ईस्ट किनारों पे पाया जाता है। उदाहरण के लिए दक्षिण पूर्व अमेरिका, चीन एवं दक्षिण पूर्वी ब्राजील। अगर आपसे ये पूछा जाए कि यहाँ किस प्रकार के आपको पेड़ दिखेंगे, तो यहाँ पे आपको बाज, चीड़, यूकेलिप्टस, इसको पेन डाउन कर लेना है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और यहाँ पे ढृंड यानी कि हार्ड, कठोर, और मुलायम यानी कि सॉफ्ट, दोनों प्रकार के पेड़ आपको दिखेंगे। कहाँ पे? शीतोष्ण सदाबहार वन यानी कि टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट में। बात करेंगे पॉइंट नेक्स्ट, हमारे 12 स्क्रीन पे है। शीतोष्ण पर्णपाती उन वन जो है वो उच्च अक्षांश की ओर बढ़ने पे अधिक शीतोष्ण पर्णपाती वन मिलते हैं। यानी कि जैसे जैसे हम ऊपर चलते जाएंगे हमें ज्यादा से ज्यादा पर्णपाती वन देखने को मिलेंगे। कहाँ पाए जाते हैं ये? चीन, न्यूजीलैंड, चिले हो गया। ये क्या करते हैं? अपनी जो पत्तियां हैं वो ड्राई सीजन यानी कि शुष्क मौसम में गिरा देते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? ताकि ऑलरेडी सूखा मौसम है, अब मान लो पत्तियां रहेंगी तो फिर क्या होगा? वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया होगी। तो ये क्या करते हैं? पत्तियों को गिरा देते हैं। नीचे देख सकते हैं डायग्राम में। इससे क्या होता है कि ये अपनी पानी की कमी को खुद ही पूरा कर लेते हैं। अगर आपसे ये पूछा जाए यहाँ कौन कौन से जानवर और कौन कौन से पक्षी पाए जाते हैं, तो बाज, एश, बीच ये आपको दिखेंगे। यहाँ पे ये पेड़ है। हिरन, लोमड़ी, भेड़िए यहाँ के जानवर हैं। और बात करें पक्षी की,
तो फीजेंट और मोनल जैसी पक्षियां यहाँ पे आपको दिखाई देंगी। बात करेंगे पॉइंट नंबर 13 की, हमारे स्क्रीन पे है, जिसमें हम बात करेंगे मेडिटेरेनियन वनस्पति यानी कि भूमध्य सागरीय वनस्पति की। मेडिटेरेनियन, इसके बारे में हम क्या जानते हैं? तो ये महाद्वीप के पश्चिमी एवं दक्षिण पश्चिमी किनारे पर पाई जाती हैं। पश्चिम, ये हमारा क्या है? पश्चिम एरिया है, और ये हमारा दक्षिण एरिया है। तो ये पूरा का पूरा एरिया, ये वाला जो कंप्लीट हिस्सा है, यहाँ पे क्या पाया जाता है? मेडिटेरेनियन वेजिटेशन यानी कि भूमध्य सागर वनस्पति पाई जाती है। बात करेंगे कौन कौन से कॉन्टिनेंट यानी कि कौन कौन से महाद्वीप में पाई जाती है बेसिकली ये। तो ये आपको दिखेंगी यूरोप के अंदर, अफ्रीका के अंदर, एशिया के अंदर। इसीलिए क्योंकि ये भूमध्य यानी कि मेडिटेरेनियन बीच में पाई जाती हैं, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा? भूमध्य सागरीय वनस्पति यानी कि भूमध्य रेखा के आसपास पाए जाने वाले वनस्पति को हम भूमध्य सागर वनस्पति के नाम से जानते हैं। वहीं इसकी कुछ विशेषताओं को चर्चा करेंगे। तो इसकी जो वृक्ष हैं वो कैसे होते हैं? शुष्क ग्रीष्म ऋतु में स्वयं को ढाल लेते हैं, यानी कि ड्राई सीजन में भी अपने आप को क्या कर लेते हैं? मौसम के हिसाब से अडाप्ट कर लेते हैं। इनकी छाल कैसी होती है? इनका जो बार्क है वो मोटी छाल होती हैं, और जो वाष्पोत्सर्जन है ये क्या करती हैं? इनकी पत्तियां वाष्पोत्सर्जन यानी कि पानी को उड़ने से रोकती हैं। बात करेंगे वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट की, तो भूमध्य सागर की एक खासियत है, इसको हम क्या कहते हैं? फलों की कृषि के कारण विश्व का फलोद्यान कहा जाता है। यानी कि भूमध्य सागर प्रदेश को, मेडिटेरेनियन सी को हम क्या कहते हैं? फ्रूट और चार्ड ऑफ दी वर्ल्ड के नाम से जाना जाता है। इसको हम क्या कहते हैं? विश्व का फलोद्यान कहते हैं। ठीक है, कौन कौन से एरिया कवर होते हैं इसके अंदर? बेसिकली यूएस का कैलिफोर्निया, दक्षिण पश्चिमी अफ्रीका, दक्षिण पश्चिमी अमेरिका, दक्षिण पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में ये जो चीजें हैं ये पाई जाती हैं। बात करें नेक्स्ट की, तो किस प्रकार के फल यहाँ पाए जाते हैं? तो यहाँ पे आपको सिट्रस यानी कि खट्टे फल देखने को मिलेंगे। खट्टे जैसे कि संतरा खट्टा होता है, अंजीर, जैतून, अंगूर, इस तरह के पेड़ आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। नींबू वंश के फल मिलते हैं, यानी कि जितनी खट्टी फ्रूट्स हैं वो आपको यहाँ पे भूमध्य सागर यानी कि मेडिटेरेनियन में आपको देखने को मिलेंगे। थोड़ा ऊपर उठेंगे और अब हम बात करेंगे पोल्स की यानी कि ध्रुव की। ये कैसा होता है? क्योंकि सबसे ऊपर वाला एरिया है, यहाँ पे सूरज की रोशनी बिल्कुल नहीं पड़ती है, तो यहाँ का जलवायु कैसा होता है? ठंडा होता है। बताया है मैंने आपको प्रीवियस क्लासेस में, जब आपने देखा होगा। अगर मेरी प्रीवियस क्लासेस नहीं देखा तो अब भी जाके उसको देखिए, उसमें भी मैंने बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस किया है। तो क्योंकि यहाँ का एनवायरनमेंट बहुत ज्यादा ठंडा होता है, तो यहाँ पे क्या पाई जाती है? वो काई जिसको हम कहते हैं, लाइकेन और छोटी छोटी झाड़ियां यहाँ पे पाई जाती हैं। ये अल्पकालीन ग्रीष्म ऋतु के दौरान विकसित होती हैं, यानी कि जब यहाँ पे थोड़ी सी गर्मी होती है ना, तब थोड़ा सा बर्फ जो है वो हल्का सा गर्म होता है, उसी दौरान ये जो वनस्पतियां हैं वो विकसित होती है। अब क्योंकि ये ठंडे जगह की हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं? टुंड्रा वेजिटेशन के नाम से जानते हैं इसको हम। तो अगर आपसे पूछा जाए कि ध्रुवीय प्रदेश की जो वनस्पति है वो किस प्रकार की वनस्पति है, तो वो टुंड्रा प्रकार की वनस्पति है। और अगर आपसे एरिया पूछ लिया जाए कि कौन कौन सी एरिया में आती है ये, तो यूरोप बता देना है, एशिया बता देना है और उत्तरी अमेरिका का नाम ले लेना है। बस हो गया मेजरली ध्रुवीय प्रदेश कंप्लीट। बात करेंगे अगले पॉइंट नंबर 18 की, जहां पे हम बताएंगे आपको बस्तियां किसे कहते हैं। बस्तियां क्या है? बस्तियां वे जगह है जो लोग अपने लिए घर बनाते हैं, जहां पे हम रहते हैं वही क्या है? बस्तियां हैं, है ना। वे स्थान जहां भवन यानी कि बिल्डिंग्स, बस्तियां विकसित होती हैं, उसको हम क्या कहते हैं? बसाव स्थान यानी कि रहने की जगह कहते हैं। चलेंगे अगले पॉइंट और बात करेंगे कि एक बसाव स्थान के लिए आदर्श सिचुएशन कैसी होनी चाहिए। तो क्या क्या होनी चाहिए? अगर आप अपना घर बनाओगे, रहना चाहोगे, तो वहां पे आप कैसी, मतलब कौन कौन सी चीजें वहां पे चाहोगे? तो सबसे पहले वहां का जलवायु, ठीक है, ना ही हम ज्यादा ठंडे में रह सकते हैं और ना ही ज्यादा हम गर्मी में रह सकते हैं, तो जलवायु। वहां पे पानी है कि नहीं है?
उपयुक्त भूमि है कि नहीं है, और वहां पे मिट्टी भी उपजाऊ है या नहीं है, ये सभी फैक्टर्स डिसाइड करती हैं एक आइडल बसाव यानी कि आदर्श बसाव के लिए। चलेंगे अगले पॉइंट, और यहाँ पे हम बात करेंगे ऋतु प्रवास की। ये क्या होता है? लोगों के मौसमी आवागमन को हम क्या कहते हैं? ऋतु प्रवास। मान लो कोई पहाड़ पे रह रहा है, यहाँ बर्फ जम गई, अब क्या होगा? इसको बहुत ज्यादा ठंडा फील होगा, तो ये उतर के नीचे आ जाएगा। अब इसने अपना बसाव यहाँ बना लिया है, तो इसको हम क्या कहेंगे? ऋतु प्रवास। अब मान लो यहाँ गर्मी आ गई, तो गर्मी आ गई तो फिर ये क्या करेगा? ऊपर उठ के चला जाएगा, यहाँ रहेगा। तो जो मौसम के हिसाब से आते जाते हैं उसको हम क्या कहेंगे? ऋतु प्रवास के नाम से जानते हैं। बात करेंगे अगले पॉइंट। अब जहां पे वो वाला एरिया जहां पे सबसे ज्यादा बारिश होती है, वहां कैसे छत बनाए जाते हैं? जिन स्थानों में वर्षा के समय जल का जमाव, यानी कि जहां ये देख रहे हो एरिया डायग्राम में पानी जम चुका है, यहाँ पे क्या होता है? ऊंचाई प्लेटफॉर्म अथवा सिल्ट घर बनाए जाते हैं, यानी कि हाइट पे घर बनाया जाता है। सीधा जमीन पे घर नहीं बनाएंगे, थोड़ा सा पहले इसको ऊंचा एरिया करेंगे, उसके बाद घर बनाएंगे। और घर का जो छत होगा वो कैसा होगा? ढलवे शेप का, ताकि अगर इस पे पानी पड़े तो ये सीधे नीचे गिर जाए, यहाँ पे जमे ना। बात करेंगे अगला पॉइंट, जो कि पॉइंट नंबर 22 है। गर्म जलवायु, जहाँ पे हॉट क्लाइमेट है, बहुत ज्यादा गर्मी है, वहां कैसे घर बनाए जाते हैं? वहां मिट्टी के घर बनाए जाते हैं, क्योंकि मिट्टी क्या करती है? जगह को ठंडा रखती है। और जो छत होती है वो कैसी होती है? वो जो है वो फूस की बनी होती है। बात करें पॉइंट नंबर 23 की, जहां पे हम बात करेंगे मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, यानी कि परिवहन के साधन की। तो परिवहन क्या होता है? परिवहन की बात करें तो लोगों एवं सामान के आवागमन, यानी कि आने और जाने। हमको कहीं जाना है, अब मैं क्या करूंगी? पैदल तो नहीं जाऊंगी। यहाँ से मान लो मेरे को 10 किलोमीटर दूर जाना हो, मैं वहां पैदल तो नहीं चल के जाऊंगी, किसी ना किसी ट्रांसपोर्ट का यूज करूंगी। तो इसी को हम, या फिर अगर मेरे को सामान पहुंचाना है तो मैं क्या करूंगी? कोई ना कोई ट्रांसपोर्ट यूज करूंगी। तो ये क्या है? मेरे आवागमन यानी कि आने जाने का साधन है। बात करेंगे कुछ स्पेसिफिक एरिया की, तो एंडीज पर्वत, जो कि कहाँ है? दक्षिण अफ्रीका में है। ये कैसा एरिया है? पर्वत वाला एरिया है। तो यहाँ पे लोग क्या करते हैं? सामान ढोने के लिए लामा का प्रयोग करते हैं। लामा क्या है? एक याक की प्रजाति है जिसको हम लामा कहते हैं। इसका यूज करते हैं लोग सामान को ढोने और ले जाने में। अगर आपसे ये पूछा जाए एंडीज पर्वत में लोग किस चीज का यूज करते हैं सामान ढोने ले जाने में, तो बता देना है आपको, उसका उत्तर लामा है। वहीं बात करें तिब्बत की, जो कि हमारे सिर के ठीक ऊपर, हमारी जो भारत माता है उसके ठीक ऊपर तिब्बत है। यहाँ पे किसका यूज किया जाता है? याक का प्रयोग किया जाता है। अब तिब्बत कैसा जगह है? ठंडा जगह है, तो यहाँ पे याक का। वहीं बात करें एंडीज पर्वत की, तो यहाँ पे लामा का यूज होता है। बेसिकली जो परिवहन के साधन है वो मोस्टली जो है वो मेजरली कह सकते हैं 4 हैं। सड़क मार्ग यानी कि रोडवे, रेल मार्ग यानी कि रेलवे, जल मार्ग जिसको हम लोग कहते हैं वाटरवे, और अंत में हम बात करेंगे वायु मार्ग की, जिसको हम कहते हैं एयरवे। बात करें नेक्स्ट की, जहां पे हम बात करेंगे स्वर्ण चतुर्भुजीय महामार्ग यानी कि गोल्डन क्वाड्रेटाइल। ये क्या है? हमारा देश का मैप दे सकते हैं आप इसको। ये क्या करता है? देश के जो मेजरली 4 एरियाज हैं उसको क्या करता है? कनेक्ट करता है। जैसे कि ये देख लो, अपना दिल्ली राजधानी है भारत की, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एरियाज इन द कंट्री। वहीं बात करें मुंबई, जिसको हम अपनी वित्तीय राजधानी कहते हैं। तीसरा है हमारा चेन्नई, जो कि साउथ का, जिसको हम मेजर सेंटर कहते हैं। और यहीं बात करें ईस्ट के मेजर सेंटर, जो कि क्या है? कोलकाता है। तो ये क्या कर रही है? 4 बड़े बड़े जगहों को आपस में कनेक्ट कर रही है। इसी को हम किस नाम से जानते हैं? स्वर्ण चतुर्भुजीय महामार्ग यानी कि गोल्डन क्वाड्रेटाइल के नाम से जानते हैं। बात करेंगे अगले पॉइंट नंबर 25 की। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पेन डाउन कर लेना है आपने। हिमालय पर्वत पर क्या है? जो मनाली लेह राजमार्ग है, NH है, वो विश्व के सबसे ऊंचे सड़क मार्ग यानी कि रोडवे में से एक है। उदाहरण है ये, वन ऑफ द हाईएस्ट रोडवे इन द वर्ल्ड इज द मनाली लेह NH। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, जहां पे हम डिस्कस करेंगे जो भूमिगत सड़क है। जैसे मान लो कि मैं यहाँ चल रही हूँ, बीच में बहुत सारी ट्रांसपोर्ट चल रही हैं और मुझे दूसरे साइड जाना हो। अब तो मैं यहाँ से अगर जाऊंगी तो क्या पता मेरा एक्सीडेंट वगैरह हो जाए,
तो क्या है कि यहाँ पे हम क्या बनाते हैं, भूमि के अंदर अंदर रास्ता बनाते हैं, यहाँ से उतरेंगे और सीधा नेक्स्ट हम यहाँ पहुंच जाएंगे। ये देख रहे हो, डायग्राम की हेल्प से आप देख सकते हो। मुझे दूसरे तरफ जाना है तो मैंने यहाँ पे क्या कर लिया, अंदर अंदर रास्ता बना लिया। इसको हमने भूमिगत मार्ग यानी कि सबवे का नाम दिया है। बड़े बड़े सिटीज जैसे दिल्ली, मुंबई में आप इस तरह के मार्ग आसानी से देख सकते हैं। बात करें अगले पॉइंट की, जहां पे हम रेलवे, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट के बारे में बात करेंगे। ये हमें बहुत तीव्रता से कम पैसों में लोगों का आवागमन और भारी सामान को ढोने का कार्य करता है। कितना भी सामान डाल दो आप रेलवे में, आप आसानी से उसमें ट्रेवल कर सकते हो। बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट की, फैक्चुअल क्वेश्चन है, आपने पेन डाउन कर लेना है। जाइनिंग से लहासा के बीच चलने वाली जो रेलगाड़ी है, ये समुद्र तल से 4000 मीटर की ऊंचाई पर चलती है। चाइना के अंदर है ये जगह। ये क्या है, 4000 मीटर की ऊंचाई पे चलती है ये रेलगाड़ी, जिसका ऊंचा बिंदु समुद्र तल से कितना ऊंचा है, 5072 मीटर ऊंचा है। कहां से, सी लेवल से। बात करें अगले पॉइंट, जिसमें हम बात करेंगे ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग की। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पेन डाउन कर लेना है आप सभी ने। जो ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग है रशिया के अंदर, रूस के अंदर, ये विश्व में सबसे लंबा रेल मार्ग है, यानी कि लॉन्गेस्ट रेल जो मार्ग है, ये विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग है, जो पश्चिमी रूस से यानी कि वेस्ट रशिया से सेंट पीटर्सबर्ग से कहां तक जाता है, प्रशांत महासागरीय तट पर जो ये व्लादिवोस्टोक है, यहां तक ट्रेवल करता है। बात करें अगले पॉइंट नंबर 31 की, अधिक दूरी में भारी एवं बड़े आकार वाले सामानों को ढोने के लिए जो जल मार्ग है, वाटरवे है, वो सबसे सस्ता साधन है। मान लो मुझे बहुत दूर अपना सामान पहुंचाना है, मैं किसी चीज का एक्सपोर्ट कर रही हूँ, कहीं पे मुझे अपना सामान लाद के भेजना है, तो मैं क्या करूंगी, वाटरवेज यानी कि जल मार्ग का यूज करूंगी। ये सबसे सस्ता साधन है। बात करें इसके प्रकार की, तो ये दो प्रकार के हैं। पहला है अंतरदेशीय जल मार्ग और दूसरा है समुद्री मार्ग। बात करेंगे अगले पॉइंट नंबर 32 हमारे स्क्रीन पे है। नाव, नदियों एवं झीलों का जो उपयोग है वो किसके लिए होता है, अंतरदेशीय जल मार्ग के, यानी कि एक ही देश में अगर मुझे सामान पहुंचाना हो तो मैं क्या करूंगी, जो नदी है या झील है इसके पानी का यूज करूंगी। जैसे कुछ इंपॉर्टेंट अंतरदेशीय जल मार्ग हैं, एग्जाम्पल के लिए गंगा ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, उत्तरी अमेरिका में ग्रेट लेक है और अफ्रीका में क्या है, नाइल रिवर है। बात करेंगे अगले पॉइंट नंबर 33 की, समुद्री एवं महासागरीय मार्गों में मार्गों का उपयोग सामान्यतः व्यापारिक माल यानी कि चीजों को जो हम बेचते खरीदते हैं उसको एक देश से दूसरे देश में पहुंचाने के लिए हम इसका यूज करते हैं। बात करें अगले पॉइंट की, जिसमें हम कम्युनिकेशन यानी कि संचार की बात करेंगे। संचार क्या है, दूसरों के पास इंफॉर्मेशन पहुंचाने की प्रक्रिया है। अब क्या क्या मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है, किस किस से कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जिससे हमें खबर पहुंचती हैं, तो सबसे पहला है समाचार पत्र यानी कि न्यूज़पेपर, दूसरा है रेडियो, तीसरा है टीवी। ये क्या करती हैं, हमें इंफॉर्मेशन देती हैं हमारे देश दुनिया में क्या हो रहा है, और ये एक साथ बहुत सारे लोगों को कनेक्ट कर लेती है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, जनसंपर्क माध्यम कहते हैं, यानी कि लोगों से संपर्क करने का माध्यम कहते हैं। बात करेंगे अगले पॉइंट, जिसमें हम देखेंगे उष्णकटिबंधीय प्रदेश कर्क रेखा और मकर रेखा के मध्य स्थित है, यानी कि ये रहा हमारा कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये रहा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर रेखा 23.5 डिग्री नॉर्थ है और ये 23.5 डिग्री साउथ है। इसके जो बीच वाला एरिया है इसको हमने क्या नाम दिया है, उष्णकटिबंधीय प्रदेश कर्क प्रदेश के नाम से इसको हम जानते हैं। भूमध्य रेखा के यानी कि इक्वेटर के, ये बीच में इक्वेटर है, ये 0 डिग्री पे है, यहाँ से 100 डिग्री ऊपर और 100 डिग्री नीचे तक वाले एरिया को हम किस नाम से जानते हैं, भूमध्य रेखीय प्रदेश के नाम से जानते हैं। बात करें अगले पॉइंट, जिसमें हम बात करेंगे स्टडी की, तो जिस स्थान पर कोई नदी
किसी अन्य जल राशि में मिलती है। मान लो छोटी सी एक नदी है, वो आगे चल के क्या करी, किसी एक बड़े नदी में मिल रही है, उसको हम क्या कहेंगे, नदी का मुहाना यानी कि एस्चुरी के नाम से जानते हैं। बात करेंगे अगले पॉइंट की। जो सहायक नदियां हैं यानी कि जो ट्रिब्यूटरी हैं, ये कैसी होती हैं, ये छोटी नदी होती हैं, छोटी छोटी नदी हैं। सहायक नदियां क्या है, मान लो ये अपनी गंगा नदी बह रही है, ये इधर से घाघरा आ रही है, गंडक आ रही है, कोसी आ रही है, इधर से सोन आ रही है, तो ये क्या कर रही है, छोटी छोटी नदियां मिलके एक बड़ी गंगा नदी का निर्माण करती हैं। इसको हम ट्रिब्यूटरी यानी कि सहायक नदियों के नाम से जानते हैं। अब जो मुख्य नदी है, मुख्य नदी यहाँ पे कौन सी बनी, गंगा बनी। अपनी सहायक नदियों के साथ जिस क्षेत्र के पानी को बहा कर ले जाती है, उस पूरे एरिया को हम क्या, मतलब मान लो कि जहां जहां ये गंगा नदी का पानी बह रहा है, उसके सहायक नदियों के साथ उसको हम क्या कहते हैं, बेसिन या फिर जल संग्रहण क्षेत्र कहते हैं। और यहाँ पे एक फैक्चुअल क्वेश्चन भी अराइज होता है। जो अमेज़न बेसिन है, साउथ अमेरिका के अंदर जो हमारा अमेज़न बेसिन है, ये विश्व का सबसे बड़ा नदी बेसिन है, यानी कि लार्जेस्ट बेसिन इन द वर्ल्ड। हम किसके नाम से किसको कहते हैं, अमेज़न बेसिन, जो कि हमारा कहाँ है, साउथ अमेरिका के अंदर आता है। बात करें अगले पॉइंट, जो कि पॉइंट नंबर 38 है। अमेज़न बेसिन, अभी जस्ट मैंने आपको बताया, ये साउथ अमेरिका के अंदर आता है, भूमध्य रेखा के आसपास फैला है, और पूरे वर्ष यहाँ पे कैसा होता है, गर्म और नम जलवायु यानी कि ह्यूमिडिटी होती है। यहाँ का मौसम दिन एवं रात दोनों ही समय लगभग समान रूप से गर्मी और आर्द्र होता है, यानी कि दिन में और रात में सेम लेवल की गर्मी और सेम लेवल की आपको ह्यूमिडिटी यानी कि आर्द्रता देखने को मिलेगी। और शरीर में कैसा फील होता है, हमें चिपचिपाहट महसूस होता है। बात करेंगे अगले पॉइंट, और यहाँ पे देखेंगे हम रेन फॉरेस्ट यानी कि वर्षा वन की। तो इस प्रदेश में नाम से क्लियर हो रहा है, रेन फॉरेस्ट नाम है, यानी कि एवरी डे बारिश होती है, वो भी बिना किसी चेतावनी के। अब यहाँ पे क्या है, बहुत ज्यादा वर्षा हो रही है, तो जितनी ज्यादा वर्षा उतने ज्यादा वन, उतनी ज्यादा डेंसिटी। तो यहाँ पे वन इतने घने होते हैं, इतने डेंस होते हैं कि पत्तियों तथा शाखाओं से छत सी बन जाती है। इसकी जो पत्ती और शाखा है ना, वो छत बना देते हैं, नीचे की जमीन तक नहीं दिखती है। और इसी वजह से जो सूरज की रोशनी जो ऊपर से आ रही है, वो नीचे तक पहुंच ही नहीं पाती है। बात करेंगे अगले पॉइंट, पॉइंट नंबर 40 है। यहीं पे हम वर्षावन की बात कर रहे थे। यहाँ की भूमि कैसी है, प्रकाश रहित। अभी जस्ट मैंने आपको क्लियर किया, ऊपर सूरज बैठे हैं, ये रोशनी फैला रहे हैं, लेकिन यहाँ पे तो भाई पत्तियों ने ढक लिया है, छत बना दिया है, तो इनकी जमीनों पे सूरज की रोशनी नहीं पहुंच पाती है। परजीवी पौधों के रूप में यहाँ पे क्या पाए जाते हैं, ऑर्किड और ब्रोमिलाइड पाए जाते हैं। ये दोनों इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आपसे ये पूछे कि ये ऑर्किड और ब्रोमिलाइड कहाँ पाए जाते हैं, किस एरिया के पौधे हैं, तो ये रेन फॉरेस्ट में पाए जाते हैं। बात करेंगे अगले पॉइंट, अभी डिस्कस किया ब्रोमिलाइड, ये क्या है, ये एक विशेष प्रकार का पौधा है, डायग्राम में देख सकते हैं, ये ब्रोमिलाइड का पौधा है। क्या है ये, अपनी पत्तियों में जल को स्टोर करके रखते हैं। देख रहे हो इनकी पत्तियां कितनी बड़ी बड़ी रेड रेड सी हैं, इसमें इन्होंने जल को भर रखा है, पानी भर रखा है। मेंढक जैसे प्राणी इन जल के पॉकेटों का उपयोग अंडा देने के लिए करते हैं। यहीं पे क्या करता है, जो मेंढक है, फ्रॉग है, इन पत्तियों का उपयोग किसमें करता है, अपने अपने अंडे देने में। बात करें अगले पॉइंट, जिसमें हम अगेन आगे बढ़ाएंगे चर्चा वर्षा वन को। तो प्राणियों में यहाँ पे आपको कौन कौन से दिखेंगे, बंदर दिखेंगे आपको, यहाँ पे स्लॉथ दिखेंगे, चींटी खाने वाले टैपीर भी यहाँ पे पाए जाते हैं। सांप और सरीसृप की अलग अलग प्रजातियां भी पाई जाती हैं। उसके अलावा मगर यानी कि क्रोकोडाइल दिखेंगे, सांप, अजगर, एनाकोंडा और बोआ। बोआ भी एक तरीके का अजगर की प्रजाति है। ये कुछ ऐसी प्रजातियां हैं जो आपको वर्षावन यानी कि रेन फॉरेस्ट में आपको देखने को मिलेंगे।
बात करेंगे अगले पॉइंट, आगे बढ़ाएंगे वर्षा वन की चर्चा को। और यहाँ मांस खाने वाली जो पिरान्या मत्स्य है यानी कि पिरान्या मछली है, इसकी सभी प्रजातियां अमेज़न नदी में पाई जाती हैं। ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको आपको पेन डाउन कर लेना है। अगर आपसे ये पूछा जाए कि ये जो पिरान्या मत्स्य है यानी कि पिरान्या मछली है, इसकी प्रजाति कहाँ पाई जाती है, तो इसकी डिफरेंट टाइप की प्रजातियां आपको अमेज़न नदी में मिल जाएंगी। इस प्रकार जीवों की विविधता की दृष्टि से ये जो बेसिन है, कौन सा वाला बेसिन, अमेज़न बेसिन, ये असाधारण रूप से समृद्ध है, कंप्लीट है, फुलफिल है। यहाँ किसी भी प्रकार की किसी जीव जंतु की कमी नहीं है। बात करें अगला पॉइंट की, यानी कि पॉइंट नंबर 44 हमारे स्क्रीन पे है। यहाँ पे हम वर्षा वन के निवासी की बात करेंगे, यानी कि वर्षा वन में आपको कैसे लोग दिखेंगे, वो क्या करते हैं, क्या खाते हैं, इनके बारे में। तो यहाँ पे हम कौन सी खेती होती है, यहाँ पे कर्तन एवं दहन कृषि, जिसको हम क्या कहते हैं, स्लैश एंड बर्न कहते हैं। यानी कि पहले क्या करेंगे, जंगल को काटेंगे, जंगल को काट के उसको जलाएंगे, जला हुआ से क्या होता है, अब वहां पे क्या हो गया, खाद बन गया, अब वहां पे वो खेती करेंगे। फिर नेक्स्ट एरिया पे चलेंगे, फिर ये सेम प्रोसीजर, फिर ये सेम प्रोसीजर, जिसको हम क्या कहते हैं, स्लैश एंड बर्न, यानी कि काट दिया, जला दिया और फिर उस एरिया में खेती किया। अब इसका जो मुख्य आहार है, ये लोग क्या खाते हैं, तो ये लोग मिनियोग खाते हैं। मिनियोग को हम लोग क्या कहते हैं, कसावा भी कहते हैं। और यहाँ पे आलू की तरह, और ये जो कसावा है ये आलू की तरह जमीन के अंदर पाए जाते हैं। ये चींटियों की रानी एवं अंडकोश भी खाते हैं। और क्या करते हैं, ये कॉफी हो गया, मक्का हो गया, कोको, ये ऐसी ये नगदी यानी कि कैश क्रॉप को क्या करते हैं, उगाते हैं। बात करेंगे पॉइंट 45 की, तो कर्तन एवं दहन की जो पद्धति है, यानी कि स्लैश और बर्न की जो पद्धति है, वो किसान पहले वृक्ष, अभी जस्ट मैंने आपको इस पॉइंट को समझा दिया था। इस क्या करते हैं, जो किसान है वो वृक्ष एवं झाड़ियों की काट कर पहले भूमि को साफ कर लेते हैं, उसके बाद उनको जलाया जाता है, जिससे जो पोषक तत्व है, यानी कि जो पोषक तत्व जो मिलते हैं वो हो जाते हैं, और इस प्रकार साफ भूमि पर कुछ वर्षों तक फसल पैदा की जाती है। बात करें पॉइंट नेक्स्ट की, जो कि 40 हमारे स्क्रीन पे है। वर्षा वन के निवासी, यहाँ के लोग मधुमक्खी के छतों के आकार वाले छप्पर के घरों में रहते हैं। अब देखो यहाँ बहुत ज्यादा पानी है, तो जो ऐसे नॉर्मली हमारी छत होती है इस प्रकार से, अगर ये इस प्रकार की छत बनाएंगे तो यहाँ पे पानी क्या हो जाएगा, जम जाएगा। इसलिए ये ऐसा छत बनाते हैं ताकि पानी आए और सीधा नीचे गिर जाए, ठीक है। जबकि कुछ लोग मलोका कहे जाने वाले बड़े अपार्टमेंट, अगर आपसे ये पूछा जाए ये मलोका क्या है, तो मलोका बड़े अपार्टमेंट्स हैं जो कि वर्षा वन के निवासी यहाँ पे रहते हैं। इसकी छत कैसी होती है, तीव्र ढलान। तीव्र ढलान क्यों होंगी, ताकि पानी अगर आए भी तो वो नीचे गिर जाए। अगले पॉइंट की बात करेंगे, जिसमें हम डिस्कस करेंगे गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन को। ये जो हमारा गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन है में जीवन गंगा और ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां मिलकर भारतीय उपमहाद्वीप में गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन का निर्माण करती हैं। यानी कि गंगा और ब्रह्मपुत्र दोनों मिलके क्या बनाती हैं, गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन का निर्माण करती हैं। बात करेंगे अगले पॉइंट नंबर 48 की, जो गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदान हैं उसमें क्या होता है, सागवान, साखू, पीपल, ऐसे आपको पेड़ देखने को मिलेंगे। वहीं जो ब्रह्मपुत्र के मैदानी क्षेत्र है, यहाँ पे आपको घने घने बांस यानी कि बाम्बू देखने को मिलेंगे। और जो डेल्टा वाले क्षेत्र है उसमें कैसे वन होते हैं, उसमें मैंग्रोव वन आपको देखने को मिलेंगे। अगले पॉइंट पे चलते हैं, पॉइंट नंबर 39 हमारे स्क्रीन पे है। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र के जो मैदान हैं, पर्वत एवं हिमालय के गिरिपाद, गिरिपाद मतलब ये बेस, ठीक है, तथा सुंदरवन डेल्टा इस बेसिन की मुख्य विशेषताएं हैं। यानी कि गंगा ब्रह्मपुत्र के जो मैदान है, प्लेन एरिया है, पर्वत हो गया, हिमालय, सुंदरवन डेल्टा, ये इस गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा की कुछ स्पेसिफिक फीचर्स में गिने जाते हैं। बात करें पॉइंट 50, जो कि आज का आखिरी पॉइंट है, जहां पे हम जनसंख्या घनत्व यानी कि पॉपुलेशन डेंसिटी की बात करेंगे। ये क्या होता है, 1 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में
यानी कि 1 स्क्वायर किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं, ये क्या कहा जाता है? पॉपुलेशन डेंसिटी, यानी कि जनसंख्या घनत्व के नाम से जाना जाता है। अब आपको दो एरिया ऐसे बताने हैं जहां की डेंसिटी सबसे ज्यादा और सबसे कम है। तो अगर मैं स्टेट यानी कि राज्यों की बात करूं तो बिहार की जो डेंसिटी है वो अधिकतम यानी कि मैक्सिमम है। वहीं बात करें मिनिमम की तो अरुणाचल प्रदेश की जो डेंसिटी यानी कि जनसंख्या घनत्व है वो मिनिमम है। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और आगे की क्लास को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना।